आइए आज इतिहास की सबसे थ्रिलिंग कहानियों में से एक पर बात करते हैं। मुगल साम्राज्य का उदय, पतन और उसकी शानदार वापसी। ये कहानी सिर्फ तारीखों की नहीं है। ये बात है पीढ़ियों की विरासत की, भयंकर प्रतिद्वंदिता की और सत्ता के ऐसे उतार चढ़ाव की जिन्होंने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस ऐतिहासिक विश्लेषण में गोता लगाते हैं। ठीक है, तो इस चर्चा में हम इस पूरे सफर को 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। पहला, मुगलों का उदय। दूसरा, बाबर का साम्राज्य। तीसरा, हुमायूं का निर्वासन। और चौथा, शेर शाह का सुनहरा दौर। हम उस 30 साल के उथल-पुथल भरे समय को समझेंगे, जहां सत्ता मानो एक हाथ से दूसरे हाथ में किसी गेंद की तरह उछल रही थी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, मुगलों का उदय। इस पूरी कहानी का केंद्र है बाबर। मध्य एशिया का ये शासक खून के लिहाज से बहुत खास था। इसके पिता तैमूर के वंश से थे और माता चंगेज खान के। और उस दौर के कई मध्य एशियाई शासकों की तरह भारत की बेतहाशा दौलत ने बाबर को भी अपनी तरफ चुंबक की तरह खींचा। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। बात है 1526 के पानीपत के पहले युद्ध की। इब्राहिम लोधी की विशाल सेना में 1 लाख जवान और 1000 हाथी थे। और दूसरी तरफ बाबर, उसके पास सिर्फ 12,000 सैनिक थे। मतलब कागज पर तो ये कोई मुकाबला ही नहीं था। कोई भी यही सोचता कि लोधी तो इन्हें आसानी से कुचल देंगे। लेकिन यहीं पर एक ऐसी मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी सामने आई जिसने इतिहास पलट दिया। और वो मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी थी ऑटोमन या रूमी युद्ध पद्धति। इसमें होता क्या था कि दुश्मन को दोनों तरफ से घेरा जाता था। बीच में घुड़सवार सेना होती, खाइयों और बैरिकेड्स का जबरदस्त इस्तेमाल होता और सबसे खास उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जैसे अचूक तोपची। बस इसी शानदार सैन्य कौशल ने बाबर को वो असंभव लगने वाली जीत दिला दी और वो बन गया हिंदुस्तान का बादशाह। अब आते हैं दूसरे भाग पर, बाबर का साम्राज्य और उसकी विरासत। देखिए, पानीपत की जीत के बाद सबको लगा था कि भाई बाबर भी बाकी आक्रमणकारियों की तरह खजाना लूटेगा और वापस मध्य एशिया निकल जाएगा। लेकिन उसने भारत में ही रुकने का फैसला किया और इस एक फैसले ने स्थानीय शासकों को पूरी तरह चौंका दिया, जिसके बाद शुरू हुई भीषण युद्धों की एक लंबी श्रृंखला। जरा इन युद्धों की टाइमलाइन और स्पीड देखिए। 1526 में पानीपत, अगले ही साल 1527 में खानवा का युद्ध, जहां राजपूताना शक्तियों को हार मिली। फिर 1528 में चंदेरी का युद्ध और 1529 में घाघरा का युद्ध, जहां अफगान पीछे हटे। सिर्फ 4 साल के अंदर बाबर ने लगातार एक के बाद एक अभियान चलाकर राजपूताना और अफगान प्रतिरोध को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि बाबर का राज भले ही छोटा रहा हो, पर उसका इम्पैक्ट कितना गहरा था। उसने काबुल और कंधार को सिक्योर किया, जिससे अगले करीब 200 सालों तक भारत बाहरी हमलों से बचा रहा। युद्ध में बारूद और तोपखाने का इस्तेमाल आम हो गया। दिल्ली के मुकुट का रुतबा वापस लौटा और उसने तुर्की भाषा में अपने बेहतरीन संस्मरण भी लिखे, मशहूर बाबरनामा। खैर, 1530 में बाबर के निधन के बाद कहानी पहुंचती है हमारे तीसरे भाग और दूसरे मुख्य पात्र पर, हुमायूं का दुखद निर्वासन। बाबर की मृत्यु के वक्त हुमायूं महज 23 साल का था। इतनी कम उम्र, खजाना लगभग खाली, बागी शासक अभी भी सिर उठा रहे थे और सबसे बड़ी मुसीबत, सत्ता उसके भाइयों के बीच बटी हुई थी। सच कहूं तो गद्दी के साथ उसे कांटों का ताज मिला था। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि हुमायूं नाम का असल मतलब ही होता है भाग्यशाली या किस्मत वाला। लेकिन विडंबना देखिए, इतिहास उसे मुगल साम्राज्य का सबसे अभागा शासक मानता है। नाम भाग्यशाली, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा दुर्भाग्य कि आप सोच भी नहीं सकते। उसका जीता जागता सबूत ये 2 बड़ी हार हैं। 1539 में चौसा के युद्ध में अफगान लीडर शेर खान ने हुमायूं को ऐसी करारी मात दी कि उसे अपनी जान बचाने के लिए एक भिश्ती की मदद से नदी में तैरकर भागना पड़ा। सोचिए, एक बादशाह अपनी जान बचाकर भाग रहा है। और फिर ठीक 1 साल बाद 1540 में कन्नौज के युद्ध में मिली हार ने तो उसे पूरी तरह से गद्दी से ही बेदखल कर दिया। 15 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये वो 15 लंबे और भारी साल थे जो हुमायूं ने बिना किसी राजपाट के बिताए। एक निर्वासित की तरह वो सिंध के रेगिस्तानों में भटकता रहा, लगातार अपनी सत्ता वापस पाने की जद्दोजहद करता रहा।
इसी निर्वासन काल में अपनी कूटनीतिक मजबूरी के चलते उसे ईरान के राजा के दरबार में शरण तक लेनी पड़ी। लेकिन जब हुमायूं दर दर भटक रहा था, तब दिल्ली में क्या चल रहा था? यहाँ से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, शेर शाह का सुनहरा दौर। हुमायूं को हराने वाले शेर शाह सूरी ने भारत में एक नए अफगान साम्राज्य सूरवंश की नींव रखी। और ये सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं था, ये दौर एक ऐसी प्रशासनिक जीनियस का गवाह बना जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। शेर शाह की कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। फरीद नाम से जन्मे इस शख्स को शेर खान की उपाधि तब मिली जब उसने अपनी बहादुरी से एक बाघ को मार गिराया था। अपने पिता की छोटी सी जागीर संभालने से लेकर हुमायूं जैसे शासक को धूल चटाकर 54 साल की उम्र में खुद को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित करने का ये सफर वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। शेर शाह का राज केवल 5 साल का था, लेकिन उसकी प्रशासनिक व्यवस्था एकदम अचूक थी। उसने पूरे साम्राज्य को 47 सरकारों में बांटा। सारा पावर सेंट्रलाइज था और 4 प्रमुख मंत्री इसे चलाते थे। दीवाने रिसालत विदेशी मामलों के लिए, दीवाने वजारत फाइनेंस के लिए, दीवाने आरिज सेना के लिए और दीवाने इंशा संचार के लिए। ये एक बेहद एफिशिएंट मशीन की तरह काम करता था। और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी उसने कमाल कर दिया। शेर शाह ने संचार और व्यापार को आसान बनाने के लिए 4 बड़े राजमार्ग बनवाए। बंगाल के सोनारगांव से सिंध तक जाने वाली सड़क, जिसे हम आज ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, उसी की देन है। इसके अलावा आगरा से बुरहानपुर, जोधपुर से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान तक के रूट्स भी उसने तैयार करवाए। इन रास्तों को साम्राज्य की धमनियां कहा जाता था। और क्यों न कहा जाए, हर 8 किलोमीटर यानी 2 कोस पर सराय या रेस्ट हाउसेस बने हुए थे। इन सरायों में बाकायदा पहरेदार होते थे। इससे सिर्फ यात्रियों को ही सुरक्षित महसूस नहीं हुआ, बल्कि उस दौर में क्षेत्रीय व्यापार ने जो रफ्तार पकड़ी वो कमाल की थी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ का टेकअवे बहुत क्रूशल है। शेर शाह द्वारा चलाए गए इस चांदी के सिक्के को ही देख लीजिए। इसे पहली बार रुपया कहा गया और इसके साथ तांबे के नए सिक्के दाम भी चले। आपको जानकर हैरानी होगी कि यही चांदी का रुपया हमारे आज के आधुनिक मुद्रा प्रणाली का सीधा पूर्वज है। शेर शाह की सोच अपने समय से सचमुच बहुत आगे थी। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इतिहास कैसे पलक झपकते ही करवट लेता है। 1545 में बारूद के एक अचानक हुए विस्फोट में शेर शाह की मौत हो गई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। इसी राजनीतिक शून्य का फायदा उठाकर हुमायूं ने 1555 में फिर से दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मुगलों की वापसी हुई। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, सत्ता वापस पाने के महज 1 साल बाद ही अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की भी मौत हो गई। एकदम सिनेमैटिक अंत। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बड़ा दिलचस्प सवाल जहन में आता है। सोचिए, अगर मात्र 5 साल राज करने के बाद उस बारूद के विस्फोट में शेरशाह सूरी की मौत न हुई होती, तो क्या इतिहास में वो महान और शक्तिशाली मुगल साम्राज्य कभी बन पाता जिसे आज पूरी दुनिया जानती है? इतिहास की ये नाजुक डोर सच में हैरान कर देती है। एक छोटी सी घटना और सदियों का भविष्य बदल गया। इस ऐतिहासिक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।